बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर स्पेशली सिंध बोर्ड के लिए स्टडी पेपर को। अच्छा, ये जो स्टडी पेपर है ये बेसिकली सिंध बोर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें हैदराबाद, जामशोर, सखर वो तमाम इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये सेम टेक्स्ट बुक है हमारी सेकेंड ईयर की जो कि कराची बोर्ड में इस्तेमाल हो रही है। ये कराची, इसके अलावा हैदराबाद, जामशोर, सखर यानी पूरे सिंध में इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आज आपसे स्टडी पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एप्लीकेबल ना सिर्फ कराची बोर्ड के लिए हैं बल्कि पूरे सिंध के लिए। तो इससे तमाम सिंध के जो स्टूडेंट हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टडी पेपर है उसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या होता है, ये स्टडी पेपर होता क्या है और आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसके ऊपर बात करता हूँ आपसे। अच्छा, ये जो स्टडी पेपर है इसका जो सबसे पहला मकसद है वो ये है, याद रखिएगा कि देखें आपके पास जो सेकेंड ईयर फिजिक्स की आपकी बुक है, उस बुक के अंदर जो आपके पास 10 चैप्टर्स हैं फ्रॉम 11 to 20, उन चैप्टर में कितने टॉपिक आपके पास हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। कितने ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कितने ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से जब भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन बी के हिसाब से बन सकता है। ये कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से हमेशा लॉन्ग में ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक की कितनी वेरिएशन, उस क्वेश्चन को कितने मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ वो एग्जाम में आपसे पूछता है, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक टॉपिक है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ आता है और स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा हुआ है, वो उसके बारे में डाउट के शिकार हो जाते हैं। तो ये स्टडी पेपर आपको जो टॉपिक है वो एग्जाम में कितनी वेरिएशन के साथ आया वो तमाम भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आपके पास कौन से टॉपिक हैं, कौन से एग्जाम के टॉपिक हैं, कौन से सेक्शन बी में या सेक्शन सी में आते हैं और किस किस्म के क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं, वो तमाम मैं आपसे टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस स्टडी पेपर के अंदर। तो मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा, स्टडी पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसमें से आप ये कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक करते चले जाएं, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको अपने पास लिख सकते हैं। तो उसको आप क्या करते हैं, उसको टिक करते जाएंगे ये टॉपिक मैं कर चुका हूं। और उसमें जो एग्जाम के क्वेश्चन जिस तरह मैंने मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, मतलब मैंने पिछले 35 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जितनी भी मुख्तलिफ वर्डिंग के साथ जिस भी टॉपिक के हैं वो तमाम मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना रहे कि जनाब ये क्वेश्चन एग्जाम में और कितनी वर्डिंग्स के साथ पूछा गया है। तो वो तमाम वेरिएशन आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, सो मैं अब आपसे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टडी पेपर को। तो होपफुली ये स्टडी पेपर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इसका मतलब यह है कि 35 साल में आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से टॉपिक हैं बेसिकली जो कि एग्जाम का हिस्सा हैं और कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम का हिस्सा नहीं है। और बाकी एमसीक्यूज के हवाले से ये जाहिर सी बात है, जब ये टॉपिक आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एमसीक्यूज की तैयारी खुद ब खुद होती चली जाएगी। यानी इन टॉपिक की थ्योरी ही बेसिकली मुख्तलिफ टाइप के एमसीक्यूज बन के आपके पास आती है और यही एग्जाम में वो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट डेरिवेशन के अंदर और सेक्शन सी में लॉन्ग डेरिवेशन के अंदर वो आपसे पूछ रहा होता है। तो मेरा ख्याल ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अच्छा, इस स्टडी पेपर के जरिए आप 100% यानी कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के हर किस्म के क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो चाहे वो थ्योरी का हो। क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं वो टॉपिक एग्जाम में अगर वो जो थ्योरी है उस थ्योरी में जो डेरिवेशंस जो हैं वो डेरिवेशन ही न्यूमेरिकल की सूरत में, यानी उन डेरिवेशन में जो फार्मूलाज होते हैं वो फार्मूले के ही तो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना आपके पास। तो आपकी ये जो पेपर है ये अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने 100% तैयारी करनी है, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, सो दिस इज द पेपर फॉर यू क्लास, right? So with the help of this paper you can prepare yourself 100% for the examination, 100% for the numerical, 100% for the theory. So let me discuss with you chapter by chapter and topic by topic, right? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टडी पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 को सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ वो मैंने लिखा है जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, जिन टॉपिक्स की मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं उन टॉपिक से आगे मैंने लिख दिया है कि वीडियोस जो है वो अपलोडेड है। तो इस टॉपिक की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। देखिए इस टॉपिक के अंदर जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि वो एक एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि स्टेट परफेक्ट गैस लॉ। तो परफेक्ट गैस लॉ हमारे पास बॉयज एंड चार्ल्स लॉ जो है वो परफेक्ट गैस लॉ है, तो वो आपने स्टेटमेंट उसकी लिखनी है
कह रहा है शो करना है आपने कि जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये हमें देता है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस की, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ये जो नीचे लिखी हो ना PV=nRT, तो PV=nRT हमारे पास कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। इसका मतलब ये है कि आपने PV=nRT प्रूफ करना है। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है डिड्यूस द जनरल गैस इक्वेशन। डिड्यूस का मतलब ये है कि आप ड्राइव करके बताएं, कैलकुलेट करके बताएं, डेरिवेशन करके बताएं किसकी, PV=nRT की। उसके बाद इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है स्टेट द गैस लॉस। तो बॉयज एंड चार्ल्स, सिर्फ ये दो लॉज है हमारे पास सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर। ओके, इसके अलावा कोई अवोगाड्रो को तीसरा लॉ लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे कह रहा है हाउ दे कंबाइन टू गिव द इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो इनको कैसे कंबाइन करते हैं और आइडियल गैस की इक्वेशन निकालते हैं, तो ये डेरिवेशन है बेसिकली जो कि आपने PV=nRT की करनी है। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक मैंने लिखा है जनरल गैस इक्वेशन का। इस तरीके से मुख्तलिफ वो क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास β=3 अल्फा। ये जो β=3 अल्फा है ये एक डेरिवेशन भी है हमारे पास। ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा है, देखिए मैंने लिखा है कि एक दफा से एग्जाम ऐसे पूछा है कि एक्सप्लेन द टर्म, ये इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको अल्फा कहते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जिसको बीटा कहते हैं, तो इनको एक्सप्लेन करना। इसके बाद इस इक्वेशन के अगला हिस्से में करें एस्टैब्लिश द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अबव टू टर्म, यानी अल्फा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशन है, भाई ये रिलेशन है β=3 अल्फा। तो ये डेरिवेशन वो कह रहे हैं करने को। ठीक है, आई बिलीव कि ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि जी डिफाइन करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो उसी अल्फा को डिफाइन करें, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इसको भी, बीटा को भी डिफाइन करें, गिव देयर यूनिट्स, इनके यूनिट बताएं जो कि आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, थ्योरी का मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कह रहे शो दैट β=3 अल्फा, तो बीटा 3 अल्फा के बराबर है, यानी यही डेरिवेशन हमने करनी है। कह रहा है बीटा और अल्फा के वही मतलब है जो आमतौर पे हुआ करते हैं। तो आमतौर पे क्या मतलब हुआ करते हैं, अल्फा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। फिर वो कह रहा है अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को उसने इस तरह भी पूछा हुआ है कि प्रूव करें ये कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज 3 टाइम द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब है बीटा किसके बराबर है, 3 टाइम्स किसके, अल्फा के। ये मेरा ख्याल आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इक्वल है 3 टाइम यानी 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा के। तो ये क्वेश्चन उसने यहाँ पूछा। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि शो दैट, अगले क्वेश्चन में β=3 अल्फा, तो वो कह रहा है कि आप शो करें कि बीटा किसके बराबर है, 3 अल्फा के, और बीटा और अल्फा के वही मतलब है जो आमतौर पर हुआ करते हैं। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले उसने पूछा है। आगे वो कह रहे हैं डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। अच्छा, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी दफा इसी तरह आता है तो एग्जामिनर को ये समझता है कि यार बच्चा जो है ना वो अब इसको इसी को रट के आया हुआ है, तो उसने क्या किया, आप देखिए इस क्वेश्चन में डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है आपको अल्फा एंड बीटा दोनों एक्सप्लेन करना है, ये मतलब है थर्मल एक्सपेंशन का। क्योंकि जो थर्मल एक्सपेंशन है उसका उसमें आप अल्फा और बीटा दोनों बताते हैं। कह रहा है प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो 3 है जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाए तो वो अल्फा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वो यही चीजें बन जाएगी आपके पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, राइट। तो इसको अब आजकल वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ रहा है कि अल्फा को इक्वल कर देता है 1/3 बीटा के, तो कोई इशू नहीं है, आप इसी डेरिवेशन को रहे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा और उसके बाद आखिरी स्टेप में 3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाकर बीटा से डिवाइड करा दें, तो इस चीज को आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेरे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये भी एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। देखिए वो कह रहा है स्टेट द बेसिक assumptions of the kinetic molecular theory of the gases। सेम क्वेश्चन आपसे 2 दफा पूछा गया एग्जाम में, तो आपने जो इसकी assumptions हैं 6 assumptions हैं, उसको आप 6 को तोड़ के आप कुछ टीचर उसको 10-12 की फॉर्म में भी लिखवा देते हैं, ज्यादा कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आपने सारी assumptions लिखनी है। ये क्वेश्चन था, ये किसी जमाने में आ चुका है, तो चूंकि अब ये नहीं आता, लेकिन मैं चूंकि पहले कभी किसी जमाने में आया हुआ तो मैंने आपको ये लिख दिया है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। उसके बाद जो मैं अगली चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये टॉपिक भी एग्जाम में आता है और ये इसको मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एग्जाम के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। कह रहा है व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, ये अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, यहाँ इज इक्वल टू नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये मतलब ये ब्रैकेट नहीं थी, तो L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये जो अल्फा है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपसे वो मालूम करने को कह रहा है। नेक्स्ट इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप भी किसी जमाने में एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। कह रहा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप एज
थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट के तौर पे यानी जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली डिवाइस जैसे थर्मोस्टेट कहते हैं, उसके तौर पे बायोमेटालिक स्ट्रिप कैसे वर्क करती है वो आपसे पूछ रहा है। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम्स का मतलब है कि आपने जहां पे डायग्राम की जरूरत है वो बनानी है। तो एग्जाम में किसी जमाने में ये इस तरीके से पूछ चुका है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम का ये टॉपिक है। इसके बाद मशहूर जमाना किस्म की डेरिवेशन है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर है। इसकी मैंने वीडियो अपलोड की इस डेरिवेशन में, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि P यानी प्रेशर इक्वल होता है 1/3, ये मैंने रो लिखा हुआ है डेंसिटी का सिंबल, और V स्क्वायर बार। ये डेरिवेशन है पूरी। ये डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप वहां से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, देखिए 2-3 दफा ये क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है हमसे, 2-3 दफा नहीं, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में आया हुआ, मैंने कुछ दफा ही लिख दिया। कह रहा है स्टेट द बेसिक असम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखिए उसे असम्पशन पूछी जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे कहा हुआ है, तो असम्पशन भी उसने पूछी, ठीक है। और वो कह रहा है शो दैट कि P जो है 1/3 रो V स्क्वायर बार है, इस V के ऊपर बार है यहाँ पर, ठीक है। वेयर P जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस है। तो ये डेरिवेशन हमने प्रूव करनी है, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा, ये एग्जाम की बहुत अहम डेरिवेशन है। इसी क्वेश्चन को एक और दफा उसने एग्जाम में पूछा, वो कह रहा है शो करना है कि जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है P वो इसके बराबर होता है, इस चीज के बराबर, ठीक है। ये डेरिवेशन प्रूफ करने को बोल रहा है, जहां पे वो कह रहा है कि रो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इसी डेरिवेशन की हेल्प से, इसकी मदद से हम करते हैं बॉयज लॉ भी प्रूफ करते हैं और चार्ल्स भी प्रूफ करते हैं, जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसने कहा बॉयज लॉ भी आप प्रूफ करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन बाहर एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इसके साथ वो कह रहा है ड्राइव रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब मुझे बताओ, ये देखो मैं आपको यहां पे जरा क्वेश्चन दिखा दूं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये रो डेंसिटी है और ये जो v है ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है ये मीन है या एवरेज है, और v के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज उसने बोली है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये जो v है ये v मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये क्वेश्चन भी वो एग्जाम में आपसे पूछ चुका है। ये जो डेरिवेशन हमने की, इस डेरिवेशन के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग करते हैं वो अगला टॉपिक हमारे पास ये होता है, यानी ये डेरिवेशन हम करते हैं कि हाफ mv स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kT, ये हमारे पास है। अच्छा, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोडेड की हुई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहता है कि देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन P = 1/3 रो v स्क्वायर बार, यानी जो ऑलरेडी मैंने इक्वेशन आपसे डिस्कस की है, कह रहा है इस इक्वेशन की हेल्प से आप प्रूव करें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो T आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो T है ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, अब ये हाफ mv स्क्वायर अगर होता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन इसके ऊपर बार है तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो वो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हमारे पास, तो ये हमारे पास है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरीके से है ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ऑब्वियसली ये हम डेरिवेशन KMT के बेसिस पे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं KMT के बेसिस पे आप शो करें कि ये पूरी डेरिवेशन करके बताएं, नहीं हाफ mv स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kT। तो सीधी सीधी से डेरिवेशन आपसे पूछी हुई है। याद रखिएगा ये पूरी डेरिवेशन जो हम करते हैं ये हमेशा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे ही करते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो हमारे पास है बॉयज लॉ को प्रूफ करना है। तो बॉयज लॉ किससे प्रूफ करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। तो ये मैंने लिख दिया, देखिए वो आपको ये कहता है कि P = 1/3 mv स्क्वायर बार, ये इक्वेशन है जिससे वो कहता है कि आप करें, किसको प्रूफ करें, बॉयज को भी प्रूफ करें, चार्ल्स को भी प्रूफ करें। तो चार्ल्स का वो मैंने यहाँ लिख दिया, चूंकि ये क्वेश्चन था मैंने इधर ही लिख दिया, वरना आप देख सकते हैं कि मैंने बॉयज की हेडिंग यहाँ डाली और चार्ल्स की यहाँ नीचे अलग से डाली हुई है। तो बहरहाल बॉयज एंड चार्ल्स दोनों लॉ से पूछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है वेरीफाई करें बॉयज लॉ को, चार्ल्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, सेम है, बॉयज एंड चार्ल्स आपने प्रूफ करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि P = 1/3 रो v स्क्वायर बार, इस डेरिवेशन को यूज करते हुए, ठीक, इसी को हम यूज करते हैं, मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसी को यूज किया हुआ है, हमने बॉयज लॉ को एंड चार्ल्स लॉ को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, ये भी एग्जाम में आता है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है चार्ल्स लॉ, वो भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रूफ करना है। तो हमने लिखा है कि वो सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने कि चार्ल्स लॉ को आपने प्रूफ करना है KMT से, और दूसरे में कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज एंड चार्ल्स लॉ, वही KMT से आपने करना है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन जो आपने करना है, ये यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है और एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, कोई डेरिवेशन मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ क्या करें, इसको प्रूफ करके बताएं।
अच्छा, अगले मैं बिल्कुल इसी तरीके इसको यूज करते हुए बॉयज एंड चार्ल्स लॉ आप क्या करें, प्रूव कर दें। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसी जमाने में एग्जाम में आ चुका है। ये मैंने उसी को क्वेश्चन लिखा है जिसमें उसने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोल स्पेसिफिक हीट के बारे में उसने पूछा और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस और उसके यूनिट भी उसने पूछे। उसके बाद उसने कहा कि एक रिलेशन बना के दिखाएं किसके दरमियान, बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कॉमन स्पेसिफिक हीट। तो मैंने यहां पे लिख दिया, देखिए ये जो स्मॉल सी से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये स्मॉल सी हमारे पास कहलाता है कॉमन स्पेसिफिक हीट, जिसको आमतौर पर हम स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन स्पेसिफिक हीट। ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जिसको मैंने सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है ना, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इसी चीज को हम डेरिवेशन करते हैं और ये प्रूफ करते हैं जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ये जो डेरिवेशन है क्लास, दिस इज द डेरिवेशन, इज द रिलेशन। ये जो रिलेशन पूछना, रिलेशन बताओ, तो ये रिलेशन है किसके दरमियान, ये जो राइट हैंड साइड है, दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल सी है, ये हमारे पास कॉमन स्पेसिफिक हीट है। तो ये डेरिवेशन वो करने को कह रहा था आपसे, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड है और एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर से हमें मोनोटॉमिक गैसेस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर प्रूफ करना। हमने जो प्रूफ किया वो मोनोटॉमिक के लिए ही किया हुआ है। और उसके बाद आपने वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ पूछ रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और दो मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों होती है, ये आपसे पूछ रहा है, जो कि थ्योरी में आप पढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी उसने पूछा हुआ है कि जो ड्राइव करनी है हमने एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो ये जो डिफरेंस है, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का डिफरेंस है ना, Cp माइनस Cv। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो Cp माइनस Cv, इन दोनों का माइनस का मतलब डिफरेंसेस है, जो कि आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसने पूछा, शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद भी यहाँ पे भी कह रहा है, देखिए ये जो Cp है इसको हम कहेंगे, चूंकि Cp और Cv दोनों माइनस हो रहे हैं तो हम कहेंगे डिफरेंस। तो उसने देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट द डिफरेंस, ये देखें शो दैट द डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो इस माइनस साइन की वजह से, तो इस माइनस साइन को कह रहे हैं डिफरेंस किसके दरमियान, Cp का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपसे वो कह रहा है किसके इक्वल है, आर के, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। तो वो कह रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है, प्रूफ करें। तो मेरा ख्याल आसान है, आप प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को वो कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों होती है, दो मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों होती है, एक्सप्लेन करें हमें। तो यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है। उसके बाद हमने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर की डेरिवेशन करने, तो ये क्वेश्चन उसने लिख दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी तरीके से पूछता है, ये आपसे देखिए, ये उसने यहाँ पर इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा हुआ, कह रहा है कि जी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करें। ऑब्वियसली हमने जब Cp माइनस Cv इक्वल टू आर की डेरिवेशन ये की थी, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ही किया था। तो कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को यूज करना है और क्या शो करना है कि जो सम है, अब ये उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखिए अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो Cv यहाँ माइनस है, इक्वेशन को दूसरी तरफ जाकर Cv प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ये Cv यहाँ आके प्लस हो गया। तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। तो R के साथ जो है वो Cv जो कि माइनस का था, वो वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो Cv और R प्लस हो गए, तो किसके बराबर है, Cp। तो Cp हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके इक्वल हुआ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और प्लस किसके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो ये पूरी चीज उसने यहाँ लिखी हुई है। तो एग्जाम में इस इक्वेशन को वो चेंज करके इस तरीके से भी दे सकता है। प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास एग्जाम में आता है, स्पेशल केसेस आते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह है, इसने कहा आपसे स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपने स्टेट भी कर दिया और उसको एक्सप्लेन भी करना है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। वो कह रहा है अप्लाई दिस लॉ, इस लॉ को अप्लाई करें और इनमें से किसी दो को एक्सप्लेन करें। अब उसने चारों स्पेशल केसेस लिखे हुए हैं, तो आप कोई से भी दो जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप इसको कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको बताना ही चाह रहा हूं कि हमेशा वो हमसे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछता है कि एनी टू, वो हमेशा एनी टू पूछता है। तो इस दफा तो ये क्वेश्चन आसान दे दिया कि चारों लिख दिया और कोई से भी दो पूछ लिया। लेकिन आगे देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। देखिए कह रहा है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्सप्लेन करना है जो उसमें टर्म्स हैं सारी वो एक्सप्लेन करनी है, और एक्सप्लेन आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। का मतलब इस दफा आपको सिर्फ आइसोबैरिक और आइसोथर्मल ही एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आप कोई और प्रोसेस बाकी दो नहीं कर सकते। तो आप लिमिटेड हैं, अब आपको यही करना है, आपको यही दो आने चाहिए।
ये मसला है। तो आपको ये 4 के 4 प्रोसेस याद करने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो उनके नाम लिख देता है। जब वो नाम लिख देता है तो आप बाउंड हो जाते हैं कि आपको वही 2 जो है प्रोसेसेस लिखने हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और किसी भी और एक्सप्लेन करने किसको, हमें 2 प्रोसेसेस को जिनके उसने नाम लिख दिए हैं, तो आप बाउंड है कि आपको यही 2 प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। इसके बाद भी देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 2 प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं, आपको करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और प्रोसेसेस के नाम चेंज कर रहा है, विच मींस कि आपको चारों याद करने पड़ेंगे। और ये देखिए यहां पर भी उसने थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, उसने लिखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना है। उसने ग्राफ के बारे में भी बात की है और मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में भी उसने बात की, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद 2 स्टेटमेंट्स। इसकी 2 स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक कैल्विन स्टेटमेंट कहलाती है हमारे पास, और दूसरी क्या कहलाती है, क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारे पास कहलाती है। तो दोनों स्टेटमेंट पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ दोनों स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप दोनों स्टेटमेंट लिखिए और ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहां देखिए तीसरे में क्वेश्चन में मैंने लिखा है, उसने स्टेटमेंट भी लिखे और ये प्रूफ करना है कि दे आर इक्विवेलेंट, का मतलब है ये थ्योरेटिकली हमने प्रूफ करना है, जो कि हमारे पास हम कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट लाके दिखाना है कि कैल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट दर हकीकत एक ही स्टेटमेंट के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं बयान करने के। तो ये आपने थ्योरी में इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। कार्नोट इंजन के अंदर वो हमसे क्या कर रहा है, कार्नोट इंजन में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन की वर्किंग को हम कहते हैं, और इसकी एफिशिएंसी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, देखिए इसको बोल्ड किया हुआ है, यानी एफिशिएंसी की डेरिवेशन आपको करनी है, प्लीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एफिशिएंसी करनी है आपने। फिर पूछ रहा है कार्नोट इंजन क्या है, डिस्क्राइब वेरियस ऑपरेशन ऑफ कार्नोट इंजन। वेरियस ऑपरेशन का मतलब है कार्नोट इंजन जब आप पढ़ेंगे तो वो 4 प्रोसेसेस के अंदर या अपना जो है वो साइकिल कंप्लीट करता है, तो वो ऑपरेशंस है, उसके वेरियस ऑपरेशन है जिसको आपने बताना है। और इसमें भी देखें एफिशिएंसी वो आपसे कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है, उसकी डेरिवेशन बनाकर दिखानी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर भी यही है, लेकिन इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि वो कह रहा है कि ड्रॉ द लेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह है कि हम जो पीवी ग्राफ होता है किसी भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वो बनाते हैं, तो जिन 4 प्रोसेसेस के अंदर हमारा कार्नोट इंजन काम करता है उन सबके पीवी डायग्राम आपने एक ही ग्राफ के ऊपर शो करना है। ये मतलब है इसका, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, ये आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। कंप्लीट क्वेश्चन है, आपने इसी तरीके से बताना है। इसके बाद दोबारा वही कि कार्नोट इंजन क्या है, अब हमें प्रूव करनी है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज लेस देन 100%। कार्नोट इंजन आइडियल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 100% से लेस होती है। ये हम एफिशिएंसी की जब डेरिवेशन कर लेते हैं, एफिशिएंसी की डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें इस चीज को हम प्रूव करते हैं या हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी उसने पूछा हुआ है, और कहा एब्सोल्यूट 0 से ऊपर टेम्परेचर के लिए। तो ये वहां पे 4-5 स्टेप्स की डेरिवेशन में मजीद एक्स्ट्रा एडिशन है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऐड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 11 चैप्टर से क्वेश्चन है वो एंट्रोपी के टॉपिक है। एंट्रोपी के अंदर हमसे वो उसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को आप एक्सप्लेन करें जो कुछ भी उसके अंदर, और हमने स्टेट करना है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसकी जबान में, एंट्रोपी की जबान में। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी की जबान में हम पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन लिखवाते हैं, उसका यूनिट भी बताते हैं। तो वो तमाम चीजें आपने करनी है एंट्रोपी के अंदर। तो यहां जाके हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका नाम है, मैंने नाम नहीं लिखा, बट आई बिलीव आप समझ गए होंगे। सो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास कूलम लॉ है। कूलम लॉ क्लास एग्जाम में आता है 2007 में, मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिख दिया, हो सकता है ये और दफा भी आया हो। इसमें देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कूलम लॉ लिखी है, उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखी है, और वो रिलेशनशिप किसके दरमियान हम लिखते हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस के दरमियान लिखते हैं, वही उसने पूछा है। और कब पूछा है, जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या हो, फ्री स्पेस हो, या दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो कोई अदर देन फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस के अलावा हो, जिसे हम कहते हैं जिसकी परमिटिविटी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से आपको 1 और 2 करके एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट एक्सप्लेन होगा। इस कूलम लॉ को आप मैट्रिक की तरह मत कर दीजिएगा, इसको सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर जिस तरह दिया हुआ है इसी तरीके से आपने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक जो हमारी किताब के अंदर है वो है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज स्फीयर। एक क्लोज स्फीयर से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, नेवर इन एग्जाम, कभी एग्जाम में नहीं आया। सो आपको इसको इतनी अहमियत देनी चाहिए जितना मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास, जिसकी मैंने आपको कहा है कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2
मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, हमेशा एग्जाम में, मतलब 95 टाइम केस नंबर 2 ही एग्जाम में आता है, केस नंबर 1 कभी कभार आता है लेकिन आता है, तो इसलिए मैंने वो भी लिख दिया, इसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा हुआ, देखिए उसने कहा है कि स्टेट करें आप गॉसेस लॉ को और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई मालूम करें इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, केस 2। तो जो इन्फिनिट शीट है यही वो वर्ड है जिसकी वजह से आप पहचान जाएंगे कि केस 2 है। तो केस 2 में जो वर्ड है वो है ही इन्फिनिट शीट का, ठीक है। तो इन्फिनिट शीट पे आपने ध्यान देना है, यहां से आपको क्वेश्चन आराम से मालूम हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस दूसरे वाले के अंदर आप देखिए, इसके अंदर इंटेंसिटी मालूम करना है, लेकिन हमने किसकी वजह से मालूम करना है, मेटालिक स्फीयर की वजह से मालूम करना है। तो चार्ज मेटालिक स्फीयर है, इसका मतलब ये है कि ये केस 1 है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब यहां देखिए, तो यहां पे मैंने इनफाइनाइटली लार्ज शीट को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया, बोल्ड किया हुआ है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट वही इन्फिनिट शीट हो गई, तो पता चल गया केस नंबर 2 है। ये देखिए दोबारा केस नंबर 2 पूछा हुआ है और यहां पे भी केस नंबर 2 पूछा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इन्हीं वर्डिंग्स के साथ एग्जाम में नजर आएगा। कभी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो वर्ड इस्तेमाल करोगे, तो हम जो डेरिवेशन करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए उसने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं और आप ड्राइव करें किसके दरमियान रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो मैं लिख देता हूं कि वो हमारे पास E होती है और उसको वो कह रहा है कि आप इक्वल करें किसके, V के बराबर। तो किसके कैसे ये V के बराबर होता है, तो हमने एक डेरिवेशन की है कि V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो ये जो डेरिवेशन है V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये ड्राइव करने को आपसे वो कह रहा है। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन भी मैंने लिखा है मेनी टाइम्स इन एग्जाम, बहुत दफा एग्जाम में आया हुआ, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जो आया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए कैपेसिटर के बारे में पूछ रहा है, पैरेलल प्लेट का लफ्ज आपको नजर आएगा बाकायदा। कब पूछ रहा है, कह रहा है उनकी कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करो जब प्लेट्स के दरमियान एयर हो और जब प्लेट के दरमियान। अब इसको मैंने क्यों बोल्ड किया हुआ है कि ये बड़ा उसने टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम आपको नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह पढ़ाते हैं, जो 2001 में अगर आप देख रहे हैं हम पढ़ाते हैं कि जी हम कैपेसिटेंस मालूम कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जबकि उसके दरमियान की जो स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड है एयर से, इसे कहते हैं फ्री स्पेस, या वो कंप्लीटली फिल्ड है, देख रहे हैं कंप्लीटली फिल्ड है किसे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। तो ये एक ही टॉपिक है जो कि बुक में भी है और हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो स्पेस है, अब यहां इस क्वेश्चन को देखिए 2011 में जो स्पेस है वो पार्शियली फिल्ड की हुई है। ये जो पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड का दूसरा नाम है हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटर। प्लीज कीप इन योर माइंड, कंपाउंड कैपेसिटर में जो स्पेस है वो पार्शियली फिल्ड होती है। यहीं से हम इसको पकड़ लेते हैं कि कंपाउंड कैपेसिटर क्वेश्चन है। तो उसने नॉर्मली बच्चे जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वो ये पढ़ेंगे ना कि भाई स्पेस कंप्लीटली एयर फिल्ड है या कंप्लीटली क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो उसने कंप्लीटली एयर वाला दे दिया और फौरन से पार्शियली दे दिया। तो आप जो है ना वो हो सकता है कि अपने फ्लो में इसको ना कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला कर दें और पार्शियली फिल्ड वाला ना करें, कंपाउंड कैपेसिटर को ना पकड़ सकें। तो आप तो एग्जाम में मारे गए। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है कि ये पार्शियली फिल्ड है या जिस तरीके से यहाँ कंप्लीटली फिल्ड लिखा है ये है। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड कैपेसिटर का है, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। डायरेक्टली पूछता है कंपाउंड कैपेसिटर क्या है, किसी कैपेसिटेंस मालूम कीजिए जबकि जो स्पेस है वो फिल्ड हुई है पार्शियली। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कंपाउंड कैपेसिटर की पहचान ही यही है कि जो स्पेस होती है वो पार्शियली फिल्ड होती है। तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जाता है कि कंपाउंड कैपेसिटर का क्वेश्चन है। और मैंने लिखा है मेनी टाइम्स इन एग्जाम, ये काफी दफा एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसलिए मैंने एक ही दफा इसको यहां पे लिख दिया ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। किस तरह है, वो कह रहा है ड्राइव द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहती है जब वो कह रहा है कि कनेक्ट किया है मैंने कैपेसिटर को सीरीज में या पैरेलल में। तो मैनी टाइम्स इन एग्जाम, काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां जाके हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 का जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारे पास एग्जाम में आ चुका है। देखिए इस तरीके से जब भी उसने पूछा तो पूछा स्टेट और एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो हमने स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो सेम क्वेश्चन है और गिव्स इज लिमिटेशन, जैसी बात है जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें लिमिटेशन आता है। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। ये भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कह रहा है कि वो लॉ बताइए जो गवर्न कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को और किसको, करंट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस
और करंट के दरमियान जो लॉ है वही हमारे पास ओम्स लॉ कहलाता है, V और I, ठीक है। और कह रहे हैं ये, इसको मैंने इसलिए बोल्ड किया हुआ है कि ये उसने जो उसके बाद का टॉपिक है ओम लॉ के बाद का, कि जी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, वो टॉपिक उसने पूछा हुआ, मैं इसको बोल्ड कर दिया कि ओम लॉ से हट करे। उसके बाद हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेरिवेशन करते हैं, या हम इस टॉपिक को इस तरह करते हैं कि जी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन इस साल 2007 में जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें इसने पूछ लिया था। तो ये एक क्वेश्चन जो है ना ये खासा बड़ा है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया कि इसी तरीके से एग्जाम में आया हुआ है, तो बाज़ औक़ात वो ये काम भी कर लेता है, क्वेश्चन की लेंथ को इस तरीके से बड़ा कर लेता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिलेटेड टू इट्स डायमेंशन, ये बेसिकली यहां नीचे लिखा हुआ है, ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो ये असल में इस टॉपिक का था, लेकिन चूंकि इसमें पूछा हुआ तो मैंने यहां पे इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के अंदर हमसे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जी फॉलोइंग टर्म्स को, इन टर्म को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके अलावा उसने ये दिखा है कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें। तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर हम रेजिस्टिविटी की डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन है 2-4 स्टेप्स में, वो हम करते हैं। तो इसलिए उसने पूछा कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें और वो फैक्टर्स बताएं जिसके ऊपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसी क्वेश्चन को जो ऊपर लिखा हुआ था उसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये वो टॉपिक है जो कि हमारे पास फिर से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर लिखा है कि इस लाइन की वजह से, ये जो लाइन उसने लिखी हुई है कि ये लाइन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस का है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर। तो वही जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था उसी क्वेश्चन को 2007 वाले बार फिर मैंने लिखा हुआ है, वो उसको मैंने क्यों लिखा हुआ है, इस वजह से लिखा हुआ है कि यहां पर उसने वही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया है, मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, आजकल ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना रिपीटेड है इस फॉर्म में, कि कह रहा है किस तरीके से रेजिस्टेंस किसकी, मेटालिक कंडक्टर की इफेक्ट होती है वेरिएशन इन टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर चेंज करने से किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है। तो एक्चुअली ये यही टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर की डेरिवेशन है। तो इसमें आपने वो डेरिवेशन करके बतानी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ओके। और ये वही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ, कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री, और इसी तरीके से हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास पावर डेसिपेशन रेजिस्टेंस। नेवर इन एग्जाम, कभी एग्जाम में नहीं आया, तो इसको इतनी अहमियत आपने देनी है कि बस इसके फॉर्मूले को आपने याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एग्जाम में आता है, और उसने ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि इस तरीके से उसने पूछा है कि अगर आपको कुछ 3 रेजिस्टेंस अगर आपको देते हैं तो आप उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाए, कैसे कनेक्ट करेंगे मिनिमम रेजिस्टेंस मिल जाए, और ड्राइव करें उनकी एक्सप्रेशन को। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम के लिए आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं और मिनिमम के लिए आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये वो डेरिवेशंस आपने करके दिखानी है 3 रेजिस्टेंस के लिए, जो आमतौर पर आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो उसने कहा है कि ओम लॉ की स्टेटमेंट बताएं, और जो मेन क्वेश्चन उसने पूछा है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी है। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी, जब उसको किसमें कनेक्ट किया हो, पैरेलल में आपने कनेक्ट किया हो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन है। ईएमएफ का जो क्वेश्चन है, ये कितने मुख्तलिफ तरीकों से एग्जाम है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर उसने आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ क्या होती है, और ईएमएफ के टॉपिक के अंदर ही हम आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते हैं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेजेस क्या होते हैं, वो भी इसी टॉपिक के अंदर है। तो उन दोनों के बारे में उसने यहाँ पे पूछ लिया है। 97 का काफी पुराने वक्त का। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि एक दफा उसने ये पूछा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। तो जब हम एक्सटर्नल से कनेक्ट करें और ना करें, तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेजेस में क्या फर्क आते हैं वो आपने बताने हैं। तो ये इस टॉपिक का है। तो मेरा ख्याल है जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करते ही हम लोग। इसके बाद फिर उसने इसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा हुआ है, और ड्राइव द रेलेवेंट एक्सप्रेशन का मतलब है जो उसकी डेरिवेशन है 5-6 स्टेप्स की, वो आपने करके दिखानी है। इसके बाद ये क्वेश्चन 2010 में से पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, दोबारा दोनों की डेफिनेशंस बताएं, और दोनों को हम चूंकि वोल्ट में मेजर करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यानी उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है आपने। चैप्टर 14 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो आपको ये इक्वेशन हम लोग पढ़ाते हैं कि F इक्वल है
Q पैरेंथेसिस V क्रॉस B, जब क्रॉस हटाते हैं तो हम साइन थीटा लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखें एक चार्ज पार्टिकल है, हम जब भी चार्ज पार्टिकल पढ़ाते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पढ़ाते हैं, तो उसने ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री के साथ, एंगल 90 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें एंटर होता है। कौन सी वेलोसिटी से, वेलोसिटी V से। तो ऑब्वियस सी बात, उस पर एक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला बताया तो वो फोर्स ये है, ये उसने क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है। इसी को उसने दोबारा इसी तरीके से पूछा हुआ है कि वो चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो बताइए। और थर्ड में भी उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट्स पूछे हुए हैं। तो यूनिट्स का मतलब है, इसके दो यूनिट हम आपको पढ़ाते हैं, एक हम आपको पढ़ाते हैं टेस्ला और दूसरा हम आपको पढ़ाते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वो दोनों आपने बताने हैं यहाँ पर यूनिट। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास ये डेरिवेशन करते हैं जिसमें F = BIL sin थीटा या बिल sin थीटा हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की जिससे आप फौरन इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और वो ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो। तो ये हमारे पास बिल sin थीटा की डेरिवेशन के अंदर अहम बात है, जहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहां पे भी देखिए स्ट्रेट कंडक्टर लिखा है जिसकी लेंथ लिखी है, एरिया A लिखा हुआ है, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है किसी एंगल के ऊपर। तो उस पर जो फोर्स लगती है वो फोर्स की डेरिवेशन क्या होगी, बिल sin थीटा। तो ये दो तरीके से जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यही डेरिवेशन आपसे पूछी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क की डेरिवेशन है जिसको हम आमतौर पर याद करने के लिए बीना कॉज अल्फा की जबान में आपको याद करवाते हैं। तो इसमें क्या देखिए, इसमें जो मेन है जो मैंने बोल्ड किया हुआ जहां से आप समझेंगे वो है करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। अब करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो जब कॉइल होती है तो कॉइल के ऊपर हमेशा टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क जिसे हम कहते हैं। तो यहां से इन वर्डिंग से आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टॉपिक जो है ये बीना वाला है। तो यहां पर भी देखिए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल का वर्ड आपको साफ साफ नजर आ रहा है, जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, B के अंदर। तो उस पर क्या एक्ट करता है, हमेशा टॉर्क एक्ट करता है। तो वो कह रहा है ड्राइव द इक्वेशन फॉर द कपल ऑफ टॉर्क, यानी टॉर्क की डेरिवेशन आपने करके बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम न्यूमेरिकल्स के अंदर खासा ज्यादा यूज करते हैं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, आपने पढ़ रखी होगी, न्यूमेरिकल में यूज होती है। तो उसने वो पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। तो ये चूंकि एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैंने इसको लिखने के बाद इसका क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपके जहन में रहे कि कभी ना कभी तो एग्जाम में उसने ये पूछा, और किस तरह पूछा, वो इस तरीके से पूछा हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास है एम्पेयर लॉ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर, हर एक साल छोड़ के ये जो हमारे पास एम्पेयर लॉ है ये एग्जाम में आता है। तो इसलिए मैंने एक दफा क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं इसको कोई 15-20 दफा नहीं लिखना चाहता, मैंने इसलिए लिख दिया कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल छोड़ के एग्जाम में आ रहे हैं। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन मैंने कहा, एम्पेयर सर्किटिकल लॉ है हमारे पास, यानी एम्पेयर का लफ्ज आ गया, लॉ का लफ्ज आ गया, तो समझ जाइएगा एम्पेयर लॉ का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और उससे वो क्या कह रहे हैं, किसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो सोलिनॉइड का है, लेकिन मैं इसको यहां पर आपको समझाने के लिए एक बात और बता दूं कि जो टोरॉइड है उसके लिए भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोलिनॉइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है, लेकिन सोलिनॉइड अगर एग्जाम में 10 मरतबा आ रहा है तो एक मरतबा टोरॉइड आता है, तो उसका मतलब है सोलिनॉइड इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। टोरॉइड इसलिए बाजू का दे देता है कि जब सोलिनॉइड के आप बार बार रट्टे लगा रहे होते हैं तो वो टोरॉइड देता है ताकि आपके लिए ये सरप्राइज हो जाए और आप इसको ये क्वेश्चन जरा मुश्किल से कर पाए। हालांकि टोरॉइड की जो डेरिवेशन है कंपैरेटिवली सोलिनॉइड से बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो टोरॉइड और सोलिनॉइड दोनों कीजिएगा, लेकिन ज्यादा आपका एम्फेसाइज जो है वो सोलिनॉइड के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। एम्पेयर लॉ के प्रूफ में बायोट एंड सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कि एक दफा उसने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया था कि स्टेट द फॉलोइंग लॉस पूछा था, उस लॉ के अंदर उसने एम्पेयर भी पूछा और बायोट एंड सेवर्ट लॉ भी उसने हमसे पूछा। तो जब वो बायोट एंड सेवर्ट लॉ आपसे कह रहा है तो फिर आपको बायोट एंड सेवर्ट लॉ बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्पेशली बायोट एंड सेवर्ट लॉ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है E/m रेशियो। तो E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर एग्जाम में आता है E/m रेशियो। ठीक है, तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है और सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा होता है E/m आपने यानी चार्ज टू मास रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक डेरिवेशन है जिसमें हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो जो सर्कल बनाता है, सर्कल का रेडियस की ये डेरिवेशन है हमारे पास। ठीक है, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, कई दफा मैंने इसको लिखा है कि 10 साल में मुझे 3 दफा तो ये नजर आई है, 3 टाइम रिपीटेड इन एग्जाम, जिसमें R/mv sin θ/q भी है। इसके अंदर एक टेक्निकल इशू ये है कि ये क्वेश्चन उस वक्त गलत
हो जाता है जब ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में लिखा हो, जो कि हमारी किताब में भी किया हुआ है और एक साल उसने एग्जाम में पूछा है, जबकि उसूली तौर पे जो साइन थीटा है वो न्यूमरेटर के अंदर होना चाहिए। तो आपको 10 ईयर के अंदर ये क्वेश्चन साइन थीटा एक दफा डिनोमिनेटर में और 2 दफा न्यूमरेटर में, जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह नजर आएगा। तो जो डिनोमिनेटर में वो रॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझता हूँ उसको रॉन्ग है, इसलिए उसने बाकी जो 2 दफा उसने क्वेश्चन पूछे यानी रिसेंट ईयर्स के अंदर, उसमें साइन थीटा उसने न्यूमरेटर में लिया। तो ये डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैराडे लॉज हैं और लेंज लॉ है हमारे पास। तो फैराडे के लॉ है, सीधे सीधे लॉज है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फैराडे लॉज वो पूछ रहा है, लेंज लॉ से वो पूछता है कि लेंज लॉ क्या है और कैसे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप रिलेट करेंगे। तो ये आपने बताना है। इधर भी आपको नजर आ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल सीधा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का। तो सेल्फ इंडक्शन भी हमारे पास आता है। देखिए मैंने लिखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस से पूछा है, क्वेश्चन में चूंकि म्यूचुअल भी लिखा था, लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि सेल्फ इंडक्शन एग्जाम का टॉपिक है, एग्जाम में वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, इधर देखिए नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्क्राइब करना फिनोमेना ऑफ कौन सा, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को डिस्क्राइब कीजिए और सेल्फ इंडक्शन के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको, उसका यूनिट क्या है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन भी इसी तरीके से आपको वर्ड बताया था, म्यूचुअल इंडक्शन नजर आएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल आप बताएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है और म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, तो सीधी सी बात है, कोई इसमें कोई छुपा हुआ कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखिए उसने पूछा है बाकायदा, मोशनल ईएमएफ का लफ्ज पूछा है और इसकी डेरिवेशन हम करते हैं 8-10 स्टेप्स के अंदर एक डेरिवेशन है, वो आपने करके बतानी है। ये उसी से मुताल्लिक क्वेश्चन है। दोबारा मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन पूछा, उसकी डेरिवेशन पूछी है। इधर भी देखिए मोशनल ईएमएफ लिखा हुआ है और बता रहे हैं कि हम जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनती है वो आपने बतानी है। तो एक्चुअली आपसे डेरिवेशन ही पूछ रहा है, कोई और इसके अलावा बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एसी जनरेटर का टॉपिक है। एसी जनरेटर का जो टॉपिक है उसमें देखिए आपसे बाकायदा एसी जनरेटर का वर्ड होगा। इसमें एक बात यह है कि देखिए इसने लिखा हुआ है कि आपने ड्रॉ करनी है यानी डायग्राम। तो प्लीज ड्रॉ एंड नीड स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब है कि आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ भी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, कोई छुपी हुई ट्रिकी बात नहीं है इसमें। फिर दोबारा ड्रॉ लेवल डायग्राम का मतलब है जब एसी जनरेटर का क्वेश्चन करें तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है, वो कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस प्रोड्यूस। जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डेरिवेशन करना है। वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्किंग आपसे नहीं पूछ रहा है कि बाकी वर्किंग आप बताएं। इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि मैग्नेटो के अंदर और एसी जनरेटर के अंदर क्या फर्क है वो आपने बताना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसको सीख लेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के टॉपिक वो आपसे एग्जाम में इसी तरह पूछ रहा है कि वर्ड ट्रांसफार्मर आपको लिखा हुआ नजर आता है, स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब है इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की साथ में, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, ट्रांसफार्मर की सीधा से लफ्ज है। तो इस तमाम वर्किंग के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर आप ये तमाम चीजें बताते हैं जो मैंने लिखी हुई है कि करंट, वोल्टेज है, नंबर ऑफ टर्न है, ये तमाम चीजें बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम, नीट डायग्राम आपसे मांग रहे हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपने ट्रांसफार्मर के अंदर। ये एग्जाम के क्वेश्चन में लिखे हुए हैं और जो इसकी एक्सप्रेशंस है वो आपने बतानी है। तो इस तरह जाके चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, चैप्टर 15 के अंदर जो पहला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो इसमें भी आपको देखिए वो आपसे कह रहा है कि आपने नीट डायग्राम बनानी है। इसका मतलब ये है कि डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बतानी है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताना है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी देखिए आपको नीट डायग्राम वो कह रहा है, इसका मतलब है डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नीट डायग्राम का मतलब है एग्जाम में नीट डायग्राम रिक्वायर्ड है। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आपको रफ डायग्राम बनाए, आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की वर्किंग बतानी है और उस वर्किंग में जो डेरिवेशन करेंगे, जाहिर सी बात है उस डेरिवेशन में हम ये प्रूव करते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। तो आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो थीटा के होता है। तो ये डेरिवेशन वो आपसे पूछ रहा है। इसमें सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, वो फैक्टर को आपने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का जो एग्जाम में पूछता है। तो इसका मतलब है इन तमाम चीजों को जब भी गैल्वेनोमीटर का टॉपिक आप करें तो अपनी तैयारी में शामिल रखें, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी उसने डायग्राम आपसे पूछा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डायग्राम मस्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है और फिर वही डेरिवेशन है जो आपको प्रूफ करनी होती है। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन बन जाता है। गैल्वेनोमीटर के बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास एमीटर का।
तो एमीटर का टॉपिक भी बिल्कुल सीधा सा है कि एमीटर का जो वर्ड है वो आपको वहां पर लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आपने एमीटर के टॉपिक को डायरेक्टली डिस्कस कर लेना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इसकी बना के दिखानी है। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा आपको टॉपिक आपने बताना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपसे डायग्राम से पूछ रहा है, तो डायग्राम भी बना के दिखानी है और कन्वर्जन भी करनी है एमीटर के अंदर, और इसकी जो शंट की जो डेरिवेशन है वो भी आपने करके दिखानी है। अगला टॉपिक हमारे पास वोल्टमीटर का है। तो वोल्टमीटर के टॉपिक में हमारे पास ये कि गैल्वेनोमीटर को हमने कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है उसको हमने डिस्कस करना है, और उसकी जो डेरिवेशन है वो करके दिखानी है हमने। तो सिंपल सा ये टॉपिक है हमारे पास। अगले चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो एग्जामिनर का है वो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक जिन अल्फाजों में एग्जाम में वो पूछता रहा वो मैंने सब यहाँ लिख दिए हैं कि कभी उसके ऊपर उसने नोड के बारे में पूछा है, कभी उसने उसकी डेरिवेशन करने को डायरेक्टली उसके प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, ठीक है, और डायरेक्टली जो है ना वो पूछता रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आप इसको देख भी रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है। R1/R2 और R3/R4 जो होता है ये वो एग्जाम में आपसे पूछता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है R1/R2 और R3/R4। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन सीधी व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे मीटर ब्रिज है, कभी एग्जाम में नहीं आया, ओहम मीटर है, कभी एग्जाम में नहीं आया। तो आपको इन टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं है, ना इसके कोई न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर का वो हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एग्जाम में 1998 में नजर आया, अभी रिसेंट में हमें कहीं नजर नहीं आया। और उसके अंदर वो क्या है, उसने आपसे नोट पूछा है कि इसके बारे में नोट लिखें। तो बस नोट ही लिखना था और उसमें 2 लाइनों की जो डेरिवेशन है वो करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अब इसको एग्जामिनर एग्जाम में नहीं दे रहा आपसे। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमारे पास EM वेव्स हैं, उसकी कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कभी एग्जाम में नहीं आए, आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो सेमीकंडक्टर डायोड का है। तो सेमीकंडक्टर डायोड का टॉपिक उसने शॉर्ट नोट हमसे एग्जाम में पूछा है, तो वो सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। डायोड के बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास हाफ वेव और फुल वेव की रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है। तो ये टॉपिक एग्जाम में बिल्कुल सीधा सा है कि उसने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पूछा हुआ है और आपसे फुल वेव रेक्टिफायर उसने पूछा हुआ है कि कैसे होता है, सर्किट डायग्राम आपसे पूछी हुई है और वर्किंग पूछी हुई है। तो ये आपने एक्सप्लेन करनी है, ये टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास डायोड की बाइसिंग है, यानी फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस जो हम लोग पढ़ते हैं। डायोड को कैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक उसने एग्जाम में पूछे हुए हैं। वो कह रहा है कि डायग्राम की मदद से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन की बताइए, यानी डायोड की बताइए। उसके बाद उसने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं ये आपसे पूछा, और उसने कहा कि डायग्राम की मदद से फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बताएं। तो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का टॉपिक इस तरीके से एग्जाम में नजर आया, तो ये भी एग्जाम का टॉपिक है, आपको उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो डोपिंग है और जो डोपिंग की टाइप्स हैं, मतलब डोनर डोपिंग और एक्सेप्टर डोपिंग, ये भी एग्जाम में हमें नजर आया हुआ टॉपिक। और ये इस तरीके से है कि देखिए डोपिंग क्या होता है, आपसे ये भी उसने पूछा है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस टॉपिक की भी तैयारी आपने एग्जाम में करनी है। इसके बाद हमारे पास देखिए फिर वो पूछ रहा है कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करें, और उसके दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर बनता है जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी वो आपसे पूछ रहा है। और ये इस 2011 में देखें, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन यानी डायोड के अंदर कैसे पोटेंशियल बैरियर बन रहा है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये तमाम एक्सप्लेनेशन है। ये जब तक डोनर और एक्सेप्टर डोपिंग आप नहीं समझेंगे तो उसके बाद ये बैरियर के जो पोटेंशियल है ये समझ में नहीं आते। तो इसको आपने इसी तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करके रखना है एग्जाम के लिए। अच्छा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 97 में नजर आया। शॉर्ट नोट उसने पूछा है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के ऊपर, यानी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के जो बेसिक जो एजम्पशंस है, जो बेसिक वो बातें करता है, उसको आपने बयान करनी है। तो वो शॉर्ट नोट हो जाएगा। उसके अलावा आज तक ये फिर दोबारा हमें नजर नहीं आया एग्जाम के अंदर, तो इसकी इतनी अहमियत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डायोड है, नेवर इन एग्जाम, कभी एग्जाम में नहीं पूछे। हमारे वैसे कोर्स के अंदर जो फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल हैं, ये 3 है, लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछे। आप इसको एमसीक्यूज के हवाले से इसकी जो बेसिक बातें हैं 2-2 लाइनों में वो बस आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर नजर आते हैं। ट्रांजिस्टर की 2 किस्में हैं, हम पढ़ते हैं एनपीएन और पीएनपी। इससे मुतालिक भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जिस तरह वो शॉर्ट नोट कह रहा है एनपीएन और पीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखिए, नोट लिखना है आपने।
यहाँ वो ट्रांजिस्टर आपसे पूछ रहा है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पूछ रहा है। इसमें भी देखिए वर्किंग पूछ रहा है, कह रहा है एनपीएन की बता दें या पीएनपी की, तो दोनों में से किसी की भी वर्किंग बता दें। लेकिन ऊपर जो कि आप उसने कौन सी वर्किंग पूछी, एनपीएन की, तो आपको लाजमी तौर पे एनपीएन की ही वर्किंग बतानी है। तो आप एनपीएन और पीएनपी दोनों की वर्किंग आपने याद करनी है ताकि जो भी एग्जाम में वो पूछे आप उसको बता सकें। तो यहाँ जाके हमारे पास ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में किस किस तरीके से पूछा है वो तमाम मैंने डिफरेंट टाइप की वर्डिंग्स यहाँ लिख दी ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। जिस तरह से बेसिक पोस्टुलेट पूछे हुए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, आइंस्टाइन उन रिजल्ट्स के ऊपर यानी जो कंसिक्वेंसेज है उन पे कैसे पहुंचा, वो तमाम बातें आपने एक्सप्लेन करनी है। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है वो पोस्टुलेट बताइए, कंसिक्वेंसेज बताइए किसके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, ये सीधा सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो 2005 में उससे पूछा हुआ है उसमें उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन पूछ ली, इनर्शियल फ्रेम के बारे में उसने पूछ लिया और कह रहा है कि जो डेली लाइफ में इसकी कोई एग्जांपल आप बताइए, वो उसने पूछ ली। इसके अलावा वो कह रहा है ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्टिंग द रिलेटिविस्टिक चेंज। तो ये जो चीज है ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चैप्टर नंबर 17 में हम इसको पढ़ाते हैं इसी तरीके से, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। 2006 में भी ये क्वेश्चन उससे रिलेटिविटी का पूछा हुआ है और उसके 3 रिजल्ट जैसे हम कंसिक्वेंसेस कहते हैं वो उसने पूछे हुए हैं। तो ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का टॉपिक एग्जाम में इन वर्डिंग्स के साथ आया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एग्जाम का टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें बुक में मिलता है वो हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक एग्जाम में ऐसे आया हुआ है कि शॉर्ट नोट उसने पूछा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसको जो लॉज एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। फिर दोबारा से देखें ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, उन लॉज को एक्सप्लेन करना है, उनके मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस है वो भी आपने बतानी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो टॉपिक हमारे पास है वो फोटॉन्स है और उसकी इक्वेशन है। नेवर इन एग्जाम, कभी उसने एग्जाम में इसके बारे में बात नहीं की, अलबत्ता ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 का लॉन्ग में, कि ये इस काफी ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन मुख्तलिफ वर्डिंग्स के साथ है वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में किस किस तरीके से पूछता है। देखिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, उसके जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो आपसे पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी की मदद से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसकी जो इक्वेशन है वो आप बताएं। तो दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा और उसके बेसिक जो है क्वांटम थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन होती हैं उनके बारे में वो मालूम कर रहे हैं। 98 के क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने आपसे जो है ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पूछा, कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, बड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, और फोटो सेल क्या होता है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए हम फोटो सेल बनाने में कामयाब हुए, इसलिए फोटो सेल पूछा है। तो ये क्वेश्चन खासा ज्यादा तफसील में 98 में ये मतलब जस्टिफाई नहीं करता एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन 12 में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर क्वेश्चन है। फोटो सेल का मतलब है चैप्टर नंबर 16 से उठा के उसने दे दिया और फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर नंबर 17 का है, तो 2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ था। इसके अलावा 2005 में भी आपको क्वेश्चन नजर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात यह है कि उसने देखिए आपसे एक चीज अलग से उसने पूछनी शुरू कर दी है, वो आपसे कह रहा है कि जी वर्क फंक्शन, ये देखें वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 3 जो है अलग से डेफिनेशन है जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाते वक्त समझाते हैं। तो यही उसने आपको अलग अलग लिख कर दे दिए कि इन सब की डेफिनेशन आप बताओ। तो अब आपको इस क्वेश्चन में हेडिंग डाल के कि जी वर्क फंक्शन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दरमियान है, जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ड्राइव दी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, वो यही है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दरमियान है। तो ये तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 17 इज द कॉम्पटन्स इफेक्ट। ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। देखिए कॉम्पटन इफेक्ट पूछ रहा है, आपको कॉम्पटन इफेक्ट बताना है और पूरी डेरिवेशन करके बतानी है। यहाँ पे भी कॉम्पटन इफेक्ट का नजर आ रहा है, फॉर्मूला कॉम्पटन शिफ्ट का आपको बताना है, ड्राइव करनी पूरी डेरिवेशन। 2009 के अंदर भी वो कॉम्पटन इफेक्ट आपसे पूछ रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, उसकी डेरिवेशन करने को कह रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट के ये क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, मुख्तलिफ वर्डिंग के साथ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कौन कौन सी वर्डिंग्स के साथ वो एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक है। एक दफा एग्जाम में नजर आया मुझे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन ब्रीफली, तो पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस को आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है और उसकी डेरिवेशन भी, डेरिवेशन नहीं है सॉरी, उसकी इक्वेशन है जो कि आप वहां पर लिख देंगे
कि और उसको एक्सप्लेन कर देंगे वो इक्वेशन क्या बताती है। तो ये पेयर प्रोडक्शन का हमारे पास टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, नेवर इन एग्जाम, कभी एग्जाम में नहीं आया। इसके बाद डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, जिसको हम डी ब्रोगली कहते हैं, वैसे इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ लें या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ लें, ये भी एग्जाम में कभी नहीं आया, इसने कभी इस तरीके से नहीं पूछा। उसके बाद डेविसन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, ये भी मुझे कभी एग्जाम में नजर नहीं आया, कोई क्वेश्चन मुझे इसका नजर नहीं आया। हो सकता है कोई क्वेश्चन हो, तो क्योंकि ये एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, बट मैंने इसको मुझे क्वेश्चन इसको एग्जाम में नजर नहीं आया, तो मैं श्योर हूं कि ये भी जो है ना टॉपिक एग्जाम में नहीं आते। लेकिन आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। मैं आपको मतलब जो सजेशन दे रहा हूं वो सजेशन यही है कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस एंड डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 का, उसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट नोट उसने पूछा है एंड नथिंग एल्स, वो भी 2010 में। इसके अलावा आज तक कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 याद है कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 18 में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो बोहर की थ्योरी है। बोहर की थ्योरी मेन क्वेश्चन तो नहीं है, हर क्वेश्चन के साथ वो साथ में ये समझ लें कि अटैच करके दे देता है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि बेसिक पोस्टुलेट वो बोहर थ्योरी के वो आपसे पूछ रहा है, तो वो पोस्टुलेट तो आपने याद करने ही है। तो 1993 में उसने ये पोस्टुलेट हमसे पूछे हुए हैं। इसके बाद जो है बोहर की थ्योरी की हेल्प से हम डेरिवेशन करते हैं nth ऑर्बिट के रेडियस की। तो ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, या ये समझ लें कि ये इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बोहर की थ्योरी की डेरिवेशन ही है। तो जो रेडियस की डेरिवेशन है ये भी मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है, जिसका मैंने लिखा है कि जी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपके समझ में आ जाता है। तो ये डेरिवेशन हमें रेडियस की करके दिखानी है। यहाँ पे उसने बोहर के पोस्टुलेट पूछ लिए है और डेरिवेशन सीधा सा उसने क्वेश्चन पूछा है कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस की डेरिवेशन जो है ना वो आपने करके दिखानी है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट की हमने एनर्जी की डेरिवेशन करनी है। तो जो एनर्जी की डेरिवेशन है nth ऑर्बिट की, लफ्ज नजर आएगा, एनर्जी की डेरिवेशन उससे करनी है। एनर्जी की डेरिवेशन में हमें रेडियस की इक्वेशन यूज करनी होती है। तो बाज़ औक़ात हमें रेडियस की वैल्यू वो देता है एग्जाम में, तो ये रेडियस की वैल्यू लिखी है, इसकी मदद से वो कह रहा है एनर्जी आपने जो है ना वो एक्सप्लेन करनी है। तो ये एनर्जी को आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो बोहर के बाद हम डेरिवेशन करते हैं वो हमारे पास है वेव नंबर का, या वेव लेंथ भी इससे हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि वेव नंबर है तो मैंने वेव नंबर इसको लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो वेव नंबर है, इस वेव नंबर में आप देखिए उसे डायरेक्टली रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस की मदद से वो कह रहा है वेव लेंथ, यानी वेव नंबर से जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेव लेंथ एक्चुअली हम निकालते हैं, जिसका रेसिप्रोकल हम करते हैं तो वेव नंबर कहलाता है। तो वो वेव लेंथ ऑफ फोटोन जो इमिटेड हो रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसके बारे में आपसे वो डेरिवेशन करने को बोल रहे हैं। तो ये डेरिवेशन है। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक्साइटेशन पोटेंशियल कभी एग्जाम में नहीं आया, आयनाइजेशन पोटेंशियल कभी एग्जाम में नजर नहीं आया, एक्सरेज और उसकी टाइप भी कभी एग्जाम में नजर नहीं आई। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में कभी नजर नहीं आया। अगला जो टॉपिक इस चैप्टर में वो लेजर है, उसके प्रिंसिपल एंड उसकी प्रोडक्शन है। ये बहुत अहम टॉपिक है, ये भी काफी दफा एग्जाम में आया हुआ है, एक शॉर्ट नोट के तौर पे आया हुआ है। लेजर क्या है? लेजर जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम ये मैटर स्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो उसने उसका नाम लिखकर आपसे पूछ लिया है, तो आप जब लेजर एक्सप्लेन करेंगे तो तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से देखें, ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया लेजर का, और इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर किस तरीके से वो कह रहा है कि जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, वो तमाम आपने एक्सप्लेन करना है। और जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जैसा मोनोक्रोमेटिक होती है, डायरेक्शनल होती है, कोहेरेंट होती है, वो तमाम आपने एक्सप्लेन करनी है कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेजर की। ये भी क्वेश्चन है लेजर कैसे प्रोड्यूस होती है, तो तमाम चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास चैप्टर में जो दूसरा अगला टॉपिक नजर आता है वो रूबी लेजर है, लेजर के बाद। लेकिन रूबी लेजर कभी एग्जाम में मुझे नजर नहीं आया। तो लेजर के बाद रूबी क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एक लाइन के अंदर आपको बता देगा कि कौन सी कंपाउंड को रूबी कहते हैं, तो वो पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। तो यहां जाकर हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। तो इधर रेडियो एक्टिविटी की जो बेसिक्स हैं वो आपको इसलिए मालूम होनी चाहिए कि देखें पुराने वक्तों में उसने इसके ऊपर शॉर्ट नोट हमसे पूछा हुआ है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि एग्जाम में चूंकि किसी जमाने में आया था तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का बहरहाल ये टॉपिक है, लेकिन बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई इसकी इतनी ज्यादा अहमियत अब बाकी नहीं बची है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू शुड कीप इन योर माइंड के दिस टॉपिक बिलोंग्स टू एग्जाम, सही।
इसके बाद जो अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ रहा है ये आप जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो बिल्कुल सीधी सीधी सी है। तो ये देखें वो जो पेरेंट न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंज आ रहे हैं अल्फा बीटा गैमा जो इमिशन हो रही है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो उसने बाकायदा न्यूक्लियर प्रोसेसेस पूछे हुए हैं, किस तरह न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, जिसको हम बेसिकली बीटा डीके कहते हैं। तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। और आपको वो कह रहा है कि आप कंजर्वेशन इक्वेशंस लिखी है, तो जब हम ये तमाम डीके पढ़ाते हैं तो इन तमाम डीकेस की इक्वेशन लिखवाते हैं, वही कंजर्वेशन इक्वेशंस हैं जो कि आपको लिखनी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आप देखेंगे जब ये टॉपिक आप देखेंगे अल्फा बीटा और गैमा डीके, तो अल्फा डीके का भी एक इक्वेशन नजर आएगी, बीटा डीके की भी एक इक्वेशन नजर आएगी और गैमा की भी इक्वेशन जो केमिस्ट्री की इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जाती है। तो वो इक्वेशन जो है कंजर्वेशन इक्वेशंस हैं जो कि आपको लिखनी है। इसके बाद इस चैप्टर में है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके एंड इट्स डेरिवेशन। अच्छा, ये टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं कहता हूं एक ही टॉपिक है भाई, और वो ये टॉपिक है जो कि एग्जामिनर को ज्यादा पसंद है और वो देता है, जिसके अंदर वो हमसे रेडियोएक्टिविटी पूछता है, हाफ लाइफ पूछता है और इसकी जो लॉ है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके वो हमसे ड्राइव करने को कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दूसरे में भी उसने वही रेडियोएक्टिविटी पूछा और उसके लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके को एक्सप्लेन करने को कह रहा है। उसी तरीके से दोबारा क्वेश्चन में सीधा है, और ये जो लिखा हुआ ना एक्सपोनेंशियल कर्व, ये हम उसका ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, ये वो पूछ रहा है। इसके बाद देखिए उसने पूछा है हाफ लाइफ पूछा है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का। ठीक है, तो हाफ लाइफ भी इसी के अंदर शामिल है। तो हाफ लाइफ जो है वो उसने मैंने इसके लिए हाईलाइट कर दिया कि हाफ लाइफ भी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर वही रेडियोएक्टिव की डीके की रिलेशन, डीके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, ये तमाम चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा वो कह रहे देखें रेडियोएक्टिविटी को डिफाइन करें, राइट इक्वेशन ऑफ शोइंग द चेंज इन पेरेंट न्यूक्लियाई बाय अल्फा बीटा एंड गैमा डीके। तो ये जो सी इक्वेशंस आपने लिखनी है पेरेंट न्यूक्लियाई में, ये आपने वो प्रीवियस लिखनी है। देखें एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके तो कह रहा है, लेकिन ये जो इक्वेशंस है अल्फा बीटा और गैमा की, ये वही इक्वेशन है जो कि मैंने आपको ऊपर के टॉपिक में दिखाई है। मैं आपको फिर दिखा देता हूं ताकि आपको बता सकूं। यहां पर मैं आपसे कह रहा था अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके में यहां जो मैंने इक्वेशंस आपको बताई हैं इस टॉपिक के अंदर, वो इक्वेशन यहां नीचे लिखनी है। ठीक है, आपने वो उसने उसके साथ मिक्स करके टॉपिक दे दिया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अगला टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी है। तो मैंने इसको लिख दिया कि 2004 में उसने एक्सप्लेन करने को बोला था, तो डिफाइन करने को बोला था, जिसमें से मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों लिखे हुए थे। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी जो है ना उसकी आपने इक्वेशंस लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, बस ये क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, और इसके अलावा हाफ लाइफ है, मैं पहले बता चुका हूं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है वो आपसे। तो शॉर्ट नोट से पूछा 96 में, 2009 में, उसके बाद ये कभी नजर नहीं आया, ये हाफ लिखा हुआ। ठीक है, तो हाफ लाइफ है जो उसने हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। क्लियर है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें नजर आता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये शॉर्ट नोट है, तो देखिए डायरेक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा हुआ है। 2008 में भी डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा हुआ है, कैसे चेन रिएक्शन होता है, उसमें मॉडरेटर कैसे होते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीजें एक्सप्लेन है, तो उसने तमाम चीजें लिख दी हैं ताकि आप ये तमाम चीजें उसको बता सकें। इसके बाद इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक अहम आपको नजर आ सकता है वो मैंने लिख दिया, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन के ऊपर भी नोट है, शॉर्ट नोट, दैट्स इट। बस आप ये न्यूक्लियर फ्यूजन का आप शॉर्ट नोट रेडी कर लें, यानी उसके अंदर कुछ एक आध इक्वेशन है और बाकी जो है वो सारी उसके अंदर जो है ना हमने कहानियां लिखनी है। तो वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट ना अहम नहीं है। इस चैप्टर में ब्रीडर रिएक्टर है हमारे पास लिखा हुआ है, वो एमसीक्यूज के लिए कर लें, कभी एग्जाम में उससे नहीं पूछा। चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हमारे पास है विल्सन क्लाउड चैम्बर, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नोट है। दूसरा हमारे पास गैगर म्यूलर काउंटर है, इसमें भी कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ हमें नोट है, डायग्राम बनाने एक्सप्लेन करना है। तो मैंने लिखा है अल्टरनेटिवली रिपीटेड इन एग्जाम, इसको बारे में लिखा है अल्टरनेटिवली रिपीटेड इन एग्जाम, यानी एक साल एग्जाम में अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर आता है तो अगले साल गीगर म्यूलर काउंटर आता है, फिर एक साल विल्सन क्लाउड फिर गीगर म्यूलर, तो इन दोनों ने बारी लगाई हुई है, कभी विल्सन क्लाउड कभी गीगर म्यूलर। तो अगर आप चैप्टर नंबर 20 से विल्सन क्लाउड चैम्बर का भी नोट कर लें और गीगर म्यूलर काउंटर को भी नोट के तौर पे तैयार कर लें तो आपने चैप्टर नंबर 20 से 100% तैयारी कर ली है। इसके बाद इसमें जो तीसरा डिटेक्टर है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, नेवर इन एग्जाम कभी नहीं पूछा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को आप जरूर तैयार करें। दिस इज ए पोटेंशियल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में किसी वक्त भी आ सकता है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर भरा हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन से, जो कि रेडिएशन हैजर्ड्स के बारे में, क्या नुकसान है रेडिएशन के,
और रेडिएशन का यूज है डिफरेंट फील्ड के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो वो जो रेडिएशन के यूजेस हैं वो और उसके जो हैजर्ड्स हैं वो आपने याद करने फॉर दी एमसीक्यूज। बस जब ये आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 20 भी 100% तैयार हो जाएगा।